हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो यह है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज जो हमारे एसएसटी है, न्यू सिलेबस एनसीईआरटी का, जो 2026 में लॉन्च हुआ है क्लास 9th के लिए। तो उसका हम आज नोट्स कवर करने वाले हैं जो मैंने अपनी नोटबुक में लिखे हैं। तो आई होप दिस विल हेल्प यू फॉर द एग्ज़ाम्स। और अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो आई होप यू कैन कवर देम ऑल वेरी इजीली। तो सबसे पहले आ जाता है अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे हम पढ़ पाते हैं, और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताया जाता है। और चैप्टर के बारे में कुछ एडवांस हमें बात बताई जाती है कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एंशिएंट इजिप्ट की हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये 5000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है जो साउथर्न इंडिया और गंगा वैली में ऑरिजिनेट हुई और लेटर फॉर्मलाइज की गई एम्परर अशोका के द्वारा। और ये कंटेम्प्रेरी आयरन एज पीपल जो थे साउथर्न इंडिया में, उनके द्वारा मोस्टली यूज़ की जाती थी। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर। तो इसमें हम मेन तो क्या पढ़ने वाले हैं कि राइटिंग कैसे इवॉल्व हुई और हमारे ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर है। एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच होता है सोशल साइंस का जिसमें हम ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो बने रहिए इस चैप्टर के अंत तक ताकि आपको भी फुल नोट्स मिल जाएं। तो सबसे पहले आ जाता है ह्यूमन हिस्ट्री बिफोर। जो ह्यूमन हिस्ट्री है बिफोर राइटिंग, वो मोर देन 99% बिलोंग करती है, जो कि है 3 मिलियन ईयर्स अगो टू 5000 ईयर्स अगो। मतलब इसका जो टाइमलाइन है हम मार्क कर लेंगे 5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 5000 ईयर्स अगो। ये पूरा टाइमलाइन जो है वो क्या है, बिफोर द टाइम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री राइटिंग। और राइटिंग के बाद का बहुत लेस देन 1% है ह्यूमन हिस्ट्री का, जो 5000 ईयर्स बीते हैं पहले के और इंक्लूडिंग द प्रेजेंट, वो सारा आफ्टर द राइटिंग पोर्शन है, क्योंकि अभी भी हम राइटिंग को यूज़ करते हैं। फिर मेन सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब पहले हम कैसे उस हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते थे, कैसे उस हिस्ट्री के बारे में जानते थे। तो हम पहले टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो थे ह्यूमंस के, उनके बारे में जानते थे। फिर उसके बाद अभी वाली जो लेटेस्ट 5000 ईयर्स अगो की जो ह्यूमन हिस्ट्री है, उसे हम मटेरियल रिमेन्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स को सोर्स बनाकर जानते हैं। फिर उसके बाद आता है लाइव्स ऑफ पीपल। पहले लाइव्स कैसी थी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ पीपल। मतलब पहले हम जो ह्यूमंस हैं उनकी थॉट्स को हम नहीं पढ़ पाते थे, नहीं समझ पाते थे, नहीं एक्सप्लोर कर पाते थे। लेकिन बाद में जो लिटरेचर आया उसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिली सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ के। और टाइम जो है पहले बहुत अप्रॉक्सीमेट था और अभी मतलब जो लेटेस्ट 5000 ईयर्स का जो टाइम है उसमें बहुत अप्रॉक्सीमेट तक गया है। और इसका एक एग्जांपल है जो हमारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, उसने हमारा ईयर जो है वो 365 डेज़ का, मतलब कितना एक्यूरेट है, उन्होंने मेजर कर लिया था। और जस्ट एक हाफ 1/4 डे की जो एक्यूरेसी है वो रह गई थी, नहीं तो वो सबसे प्रिसाइज उनकी ईयर की अंडरस्टैंडिंग थी। और उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वाई शुड वी स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री। हमें ह्यूमन हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए, ह्यूमन हिस्ट्री क्या हमें सिखाती है, क्या हम उससे समझ पाते हैं, क्या ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है, तो वो सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम नोट आता है कि स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन काइंड्स बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन इन रिलेशन टू चेंजेस इन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। हमारी धरती जो है बहुत सालों से क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटली बहुत चेंज हो रही है। तो ह्यूमंस में क्या क्या कल्चरल, मतलब क्या क्या उनके कल्चर्स में चेंजेस आए, क्या क्या उनके खुद के चेंजेस थे, और क्या क्या बायोलॉजिकल, मतलब हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, कैसे हमारा फेस दिखेगा, वो सारा जेनेटिकल मटेरियल में आ जाता है जो बायोलॉजी में आता है। तो इसके बारे में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल फिजिकल एंड जेनेटिक चेंजेस। जो हमारे एंसेस्टर्स थे ऑस्ट्रेलोफिथेसाइन, उनका नाम था ऑस्ट्रेलिस, मतलब साउथर्न, फिथेसस मतलब प्राइमेट, मतलब साउथ में रहने वाले प्राइमेट्स थे वो।
और वो इवॉल्व हुए होमो सेपियंस जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस है। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। फिर है कल्चरल एवोल्यूशन जो एक्सप्लेन करता है ह्यूमन अडेप्टेशन, मतलब ह्यूमंस ने कैसे अडेप्ट किया हमारे चेंजिंग क्लाइमेट में। और कौन सा पीरियड था? क्वार्टरनरी पीरियड, मतलब लास्ट 26 लाख ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट। मतलब अभी तक हम चेंज होते जा रहे हैं। हम पहले कंप्यूटर हमने पिछले डिकेड में फाइंड आउट किया, पिछले 2 डिकेड्स में। फिर उसे हमने इवॉल्व किया, कैसे हमने कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर से एलईडी मॉनिटर्स तक आए, फिर अब हम ओएलईडी मॉनिटर्स तक आ गए हैं, कितनी हाई डेफिनेशनल हमारी स्क्रीन हो गई है, कैसे हम अभी एआई तक पहुंच गए हैं। तो वो सारा ह्यूमन हिस्ट्री के कल्चरल एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ चेंजिंग फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोड्यूस। मतलब ह्यूमन जो वेज हैं लाइफ को चेंज करने के, कैसे हंटिंग एंड गैदरिंग से हम एग्रीकल्चरल और फूड प्रोडक्शन तक पहुँचे हैं, उस पूरे को ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन हिस्ट्री में पढ़ा गया है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो अफ्रीका में रहे और इवॉल्व हुए, उसके बाद 2 मिलियन ईयर्स अगो माइग्रेट करने लगे, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे पुराने जो रिमेन्स हैं ह्यूमंस के वो पाए जाते हैं, और बाकी कहीं इतने पुराने रिमेन्स नहीं पाए जाते। और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कार्बन 14 डेटिंग। और ये बहुत फेमस है। उसमें क्या होता है, कार्बन 14 की जो प्रेजेंस होती है ह्यूमन स्कल में, ह्यूमन टूल्स में, उन्हें स्टडी किया जाता है वो कितने साल पुराने हैं, और उसके बाद ये लगाया जा सकता है कि वो किस टाइम की घटना है। फिर होमो इरेक्टस जो थे वो अपराइट और बाइपेडियल ह्यूमन एंसेस्टर्स थे। मतलब होमो इरेक्टस एक पहली हमारे ह्यूमन की स्पीशीज रही है जो खड़ी रह पाती थी, और बाकी हमारे होमो हैबिलिस हैं और होमो हैबिलिस जो थे वो बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते थे। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, जो हमारी ये टाइमलाइन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस। होमो इरेक्टस जो थे उन्होंने स्टोन टूल्स को बनाया, और वो फर्स्ट होमिनाइन थे जिन्होंने अफ्रीका को एग्जिट किया, और टाइम क्या था? 2 to 0.5 मिलियन ईयर्स अगो। होमोसेपियंस मॉडर्न ह्यूमंस थे जो अफ्रीका में इवॉल्व हुए, और अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ईयर्स अगो वो माइग्रेट हुए और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट हो गए, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब अमेरिका में भी वो कैसे समुद्र को पार करके उन्होंने उस जर्नी को पूरा किया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा उनके लिए, लेकिन उन्होंने माइग्रेट किया क्योंकि उन्हें अलग अलग लैंड्स को एक्सप्लोर करना था, अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस को एक्सप्लोर करना था। फिर उसके बाद हम आगे बताया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो एक्सप्लोर करते हैं, और उनकी वजह से हमें जो ह्यूमन के चीज़ें जैसे टूल्स, बोन्स, फॉसिल्स, आर्टिफैक्ट्स, एंशिएंट सेटलमेंट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे, उन्हें में पहले बनाते हैं, और फिर सिमिलर टूल्स को यूज़ करके उनके बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे उन्हें यूज़ किया जा सकता होगा। अगर उन्हें पता नहीं है, मान लीजिए आपको एक टूल दिया गया है और आपको ये नहीं पता कि वो कैसे यूज़ किया जाता है, ना आपने कभी उस टूल को देखा है, तो आप ये ट्राई करोगे कि उसको कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये आप ट्राई करोगे। तो वही काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जिनकी वजह से हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमारे अर्ली ह्यूमंस के बारे में। फिर आता है हु वर आवर अर्ली एंसेस्टर्स। हमारे अर्ली एंसेस्टर्स कौन थे? हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे एशिया, अफ्रीका, यूरोप में पाए जाते थे, जो ओल्ड एज के दौरान रहे। ओल्ड एज कौन सा है? वो हमारा एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स जो पाई जाती थी पैलेओलिथिक पीरियड में। हमारे ह्यूमन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया स्टोन एज में, चारकोलिथिक एज, फिर आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, तो अलग अलग एजेस में डिवाइड किया है। तो उनको हम किस पैलेओलिथिक जो पीरियड है वो स्टोन एज के 3 पार्ट्स में से पहला है। स्टोन एज के जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो हैं, सबसे पहला पैलेओलिथिक, फिर उसके बाद मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। फिर अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स अगो दैट वन ऑफ दीज एंसेस्टर्स मेड द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। और 3.3 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टोन टूल्स को बनाया गया, जिससे
हमारा सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर दर्शाया गया, जिसकी वजह से एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे हम स्टोन एज कहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मतलब एक एबिलिटी है जो हमें एनिमल से अलग बनाती है। एनिमल से कैसे, हम कैसे अलग अलग चीज़ों को किस प्रकार सोच समझ सकते हैं, कैसे पहले से प्लान करके काम कर सकते हैं। हालांकि दूसरे एनिमल्स भी ऐसे प्लान करके काम कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस जैसा प्लान कोई भी अभी तक एनिमल नहीं कर सकता है। और उन स्टोन्स, इसलिए ह्यूमंस को होमिनाइड्स या टूल मेकर्स कहा जाने लगा। ये उन्होंने एक टर्म दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। और जो टूल्स वो बनाते थे उन्हें कभी कभी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स, मतलब क्योंकि वो हमारे हाथ पैरों की तरह ही काम आते हैं, हमारे जितने ज़्यादा हमारे हाथ पैर काम आते हैं उतने ही ज़्यादा वो टूल्स काम आते थे, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स भी कहा जाता है। और इन टूल्स को वो बनाते थे, यूज़ करते थे, डिस्कार्ड करते थे, जिसकी वजह से उन टूल्स पे मार्क्स दिखते हैं। डिस्कार्डेड टूल्स जो हैं वो अपर लेयर्स में बरी हो जाते थे और लेटर आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें डिस्कवर कर लेते थे, और इसलिए हमें जो एंसेस्टर्स रिमेन्स हैं वो पाए जाते हैं और वो फॉसिल्स में बदल जाते थे। मतलब जो हमारे इंसान की हड्डियां होती हैं वो फॉसिल्स में बदल जाती हैं, और जिसकी वजह से वो रॉक से भी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, लेकिन कैल्शियम इतना हार्ड नहीं है। ओके, लेट अस कंटिन्यू। The major sources of evidence that helps archaeologists to reconstruct our human history and understand our ancestors' life are tools and fossils। मतलब टूल्स और फॉसिल्स ऐसे दो कड़ियाँ हैं जिन्हें हम जोड़ के ह्यूमन हिस्ट्री को फाइंड आउट करते हैं। और फिर आता है हमारा मेन माइंड मैप जो हमारे होमो सेपियंस के एवोल्यूशन को दर्शाता है। और इसमें चार जो मेन स्पीशीज का नाम दिया गया है। सबसे पहला होमो हैबिलियस, फिर होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस। तो इसका हम एक, आप एक नाम याद रख लीजिए, HENS, हेंस। हेंस इसका मतलब क्या है? एच से हैबिलियस, क्योंकि होमो सब में कॉमन है तो होमो हेंस आप याद रख लीजिए। होमो सब में कॉमन है। होमो एच से हेंस, और ई से इरेक्टस, एन से निएंडरथैलेंसिस, एस से सेपियंस। और सबसे पहले जो होमो हैबिलियस थे वो ओल्डोवाई जॉर्ज में रहते थे, जो केनिया में फाइंड आउट पाए जाते हैं, और तंजानिया कंट्रीज में रहते थे। और होमो इरेक्टस जो है वो कहाँ पे रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। होमो निएंडरथैलेंसिस जो थे वो यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं। होमो सेपियंस हर जगह पाए जाते थे और आज के दिन वहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। मतलब ये तीनों जो स्पीशीज हैं वो तीनों एक्सटिंक्ट हैं। ये होमो हैबिलिस 2.6 मिलियन ईयर्स अगो थे, ये होमो इरेक्टस 2 मिलियन ईयर्स अगो, और ये टिल अबाउट 40,000 ईयर्स अगो, मतलब 2 मिलियन साल से लेकर 40,000 ईयर्स तक इनका एग्जिस्टेंस पाया गया है। मतलब हम ईयर के किस हिसाब से अनुमान लगाते हैं? सबसे पहले ऊपर का जो लेयर रहता है उसमें रहता है प्रेजेंट का, मतलब आज के दिन आप कोई भी चीज़ ज़मीन में डालोगे तो वो बाद में नहीं पाई जाएगी, वो सबसे पहले पाई जाएगी। इसलिए हमें हमारी जो क्लोजेस्ट हिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा पता है, हालांकि हमारे जो पुराने सिविलाइजेशन हैं उनके बारे में हमें कम। तो फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जॉर्ज। फिर जो होमो हैबिलिस थे वो कॉपर चॉपर स्टोन टूल्स बनाते थे। होमो इरेक्टस हैंड एक्स और क्लीवर्स। होमो निएंडरथैलेंसिस जो थे वो मिडल पैलियोलिथिक फ्लेक टूल्स बनाते थे। ओके, तो ये था हमारा एवोल्यूशन एंड माइग्रेशन फ्रॉम होमो हेबिलिस टू होमो सेपियंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो टिल प्रेजेंट। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर टू यू ऑल। फिर आता है ये एक छोटा सा टाइमलाइन जिसमें सबसे पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन एज है, मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज, न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज, चालकोलिथिक कॉपर एंड स्टोन एज। चालको जो है ये वर्ड कॉपर और स्टोन को रेफर करता है। ब्रॉन्ज एज ब्रॉन्ज को। आयरन एज में आयरन ज़्यादा एविडेंट हुआ। तो पैलियोलिथिक में हम हंटिंग गैदरिंग यूज़ करते थे और सिंपल स्टोन्स होते थे। मेसोलिथिक में हंटिंग गैदरिंग और एग्रीकल्चर के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है वो पाया गया। माइक्रोलिथिक मतलब बहुत छोटे छोटे औजार पाए गए। नियोलिथिक में हमें एग्रीकल्चर और सेटल लाइफ को देखने को मिला है और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, टूल्स को पॉलिश किया गया।
और चालकोलॉथिक में हम कॉपर्स को यूज़ करते। अर्ली मेटलर्जी जो थी वो इधर इस समय पे ऑरिजिनेट हुई, जहाँ पे हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उन्हें शेप करेंगे, वो फाइंड आउट किया गया। फिर ब्रॉन्ज एज जो था वो डेवलपमेंट था ब्रॉन्ज मेटलर्जी का, ये एक्सपेंशन था ट्रेड, टाउन्स और अर्ली सिविलाइजेशंस का। और फिर आता है आयरन एज जो था वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन मेटलर्जी, स्ट्रॉन्गर टूल्स और वेपन्स बनाए गए, मोर एडवांस सोसाइटीज हुई। फिर उसके बाद आता है स्टोन एज। स्टोन एज 3 पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया जाता है, फेलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फेलोलिथिक में क्या था, फेलोलिथिक का मतलब है ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन, तो इसलिए ओल्ड स्टोन एज। इधर हंटर गैदरिंग हुई, बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए जिसको मैंने इधर नोट डाउन कर रखा है। आप सिंपली इन्हें रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एंड वी हैव टू यूटिलाइज इट। फिर आते हैं एनिमल फॉसिल्स क्या क्या हैं, कैसे उन टूल्स को यूज़ किया जाता था, जैसे कि एनिमल मीट को चॉप करना, ट्यूबर्स को डिग आउट करना, एनिमल स्क्रीन को स्केप करना, एनिमल बोन्स से जो प्रोटीन रिच मैरो है वो निकालने के लिए उसे क्लीव करना। फिर हंटिंग गैदरिंग से हम प्रोग्रेस कर रहे थे स्मॉलर स्टोन टूल्स में बनाने, उसमें शार्प पॉइंट्स रहती थी। फिर उसके बाद बोर, एरो, पैरेलल साइड ब्लेड्स, माइक्रो ब्लेड टूल्स बनाने जाने लग गए। मेन डेवलपमेंट्स इधर लिस्टेड हैं, और ये हमारे होमोसेपियन से रिलेटेड है, क्योंकि वहीं हमारे एंसेस्टर्स थे। मतलब आज के जो स्पीशीज़ है वो होमोसेपियंस की ही बची है। फिर मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स थे, और वो हंटिंग गैदरिंग भी करते थे और फार्मिंग भी करते थे। यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा अच्छा वार्म बना और वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज को हमने देखा। फिर अर्थ ने सबसे पहला जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे क्लाइमेट बहुत अच्छा हुआ, तो और फार्मिंग भी अच्छी हुई, प्रोड्यूस भी अच्छे हुए, तो इस वजह से अर्थ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई इस टाइम पे। मेजर चेंजेस जो थे वो थे क्लाइमेट गॉट वार्मर, फर्स्ट एवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिशिंग वाज मेन स्टे, आर्ट एक्टिविटी फ्लरिश्ड, न्यू हैबिटेट्स ऑक्युपाइड, ह्यूमंस यूज्ड माइक्रोलिथिक टूल्स। जैसे एग्जांपल है जो पेंडेड रॉक शेल्टर्स हैं भिमबेटका में, वो एक्टिविटी, आर्ट एक्टिविटी को एग्जांपल करते हैं। फिर नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो है उसे हम देखेंगे, तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है, एक सिंपल रेवोल्यूशन था जो एडुकेट नॉलेज हुई हंटर गैदरर्स को जैसे ही, तो उन्होंने फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स बने। मतलब उन्होंने हंटिंग गैदरिंग को छोड़ के हंटिंग भी किया, लेकिन फूड को गैदर नहीं किया, उसे प्रोड्यूस किया, मतलब एग्रीकल्चर। सेवरल एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, क्रॉप्स को कल्टीवेट किया। मेजर डेवलपमेंट्स, फाउंडेशन ऑफ अर्बन रेवोल्यूशन, फार्मर्स डेवलप टूल्स फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन, अर्थनवेयर, पोट्री। और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरियाज में होकर हुआ, मतलब चाइना में पहले हुआ, अफ्रीका में बाद में हुआ, जिसके बारे में हमारी बुक में चार्ट भी है, तो उसे मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन उसे हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि वो एमसीक्यू के लिए मेन एसेंशियल है। नियोलिथिक पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो इंडिया में कैसे आया, तो क्या कहाँ कहाँ में देखने को मिला। मेहरगढ़ जो है बोलन रिवर पे पाया जाता है, और ये 7000 BCE में, उसमें कुछ अलग अलग फीचर्स थे, जैसे कि एग्रीकल्चरल विलेज था, वो हाउसेज और ग्रेनरीज थी जो सन ड्राइड ब्रिक से बनी थी। डेड को ग्रेव्स में बुरी किया जाता, मतलब उसमें फिलोसफी भी बहुत ज़्यादा एनरिच हुई, जो रिलीजियस बिलीव्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एनरिच हुए। फिर उसके बाद ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, मतलब ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाने लग गए, मतलब श्रृंगार सजना दबरना वो भी स्टार्ट हो गया था। वीट और बार्ली कल्टीवेट किया गया, शेप गोट और जेबू हम्प्ड बुल को रियर किया गया, कॉपर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाने लग गए। चालकोलॉथिक एज एंटर हो गए अप्रॉक्सीमेटली 4000 BCE में। 2500 BCE तक जो इंडिया था मोस्टली ऑक्युपाई हो गया नियोलिथिक एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज से। फिर आता है मेन हमारे सिविलाइजेशंस कौन कौन से थे। पहले आता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडिया के मेन कल्चर को डिफाइन करती है, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है। और इस चैप्टर में हम जो मेन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं, सबसे पहला सरस्वती
सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इनके मेन मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं, तो आप सिंपली इन्हें अपने नोटबुक में या किसी रफ में नोट डाउन कर सकते हैं और अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो जो कॉपर टूल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, इंडस और गागर सरस्वती बेसिन्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, अर्ली हड़प्पन्स के बारे में एक मेन नोट है कि उधर रिच पॉटरी ट्रेडिशन था, 7000 to 5500 BC में डेवलप हुआ, और स्टैंडर्डाइज सिविलाइजेशन तक वो पहुंच गए 2500 BC तक, और उसमें टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, कॉपर वर्क, प्रोडक्शन ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स वो पाए जाने लग गए। अर्ली यूज़ ऑफ सील्स, मतलब हड़प्पन सील्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उन्हें अभी तक डिस्क्रिप्ट नहीं किया गया, मतलब उन्हें उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो लिपि है, उससे हम अभी तक समझ नहीं पाए। अगर हम उसे समझ लेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और उससे हम सिंपली हमारा जो आज का मेन अंडरस्टैंडिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो हम क्वेश्चन आंसर्स में ऐसा एक क्वेश्चन भी है, और मेन इनका पॉइंट ये है कि डबल क्रॉप सिविलाइजेशन में पाए गए हैं। एग्रीकल्चर, पॉटरी और बीड मेकिंग था उधर, लो एग्रीकल्चर किया जाता था, स्टैंडर्ड सिस्टम थे वेट के, और बाइनरी मल्टीपल्स यूज़ किए जाते थे ताकि स्मॉल वेट्स को मेजर कर पाए, और बेस 10 यूज़ किया जाता था लार्जर डोमिनेशंस के लिए, मतलब जो लार्ज नंबर्स को अगर हमें डोमिनेट करना है, अगर उन्हें एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हम लार्ज नंबर्स के लिए बेस 10 यूज़ करते थे, जो आज के दिन डेसिमल नंबर सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। तो ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था हमारे 7th क्लास की गणित प्रकाश वाली बुक में। और फिर ब्रॉन्ज एज की मेन जो सिविलाइजेशंस थी आउटसाइड इंडिया कौन कौन सी थी, मेन वर्ल्ड सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी, हड़प्पन जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा, मेसोपोटामियन जो अब पढ़ेंगे, इजिप्शियन और चाइनीज़। ये मेनली रिवर्स के अराउंड ऑरिजिनेट हुई, और मेसोपोटामियन और हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थे वो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट थे उनके, और ट्रेड सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका। फिर उसके बाद जो मेसोपोटामियन सिस्टम है उसके बारे में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे नोट्स तैयार किए हैं, बहुत डीप में मैंने नहीं लिया इस चैप्टर को, और आई होप आप समझ पाएंगे इस चैप्टर को इजीली, और इसमें ज़्यादा कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, और इसे बिल्कुल मैंने इधर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। मेन फीचर्स क्या हैं सुमेरियंस के, मेसोपोटामियन सिस्टम क्या था, उनके नंबर सिस्टम को भी हमने पिछले साल पढ़ा है। अभी आप आपका होमवर्क ये रहेगा कि कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि मेसोपोटामियन सिस्टम जो था उसमें कौन सा बेस नंबर सिस्टम लिया जाता था। फिर उसके बाद एक्काडियंस जो थे वो सुमेरियंस थे, असेरियंस थे, बेबीलोनियंस थे, ये उनके जो मेन सब प्रजातियां थी, तो उनके बारे में भी मैंने इधर लिखा है। फिर आ जाता है जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी मैंने इधर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। मैंने इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ये ट्राई किया है कि मैं उसे विजुलाइज करके आपको समझ में आए। इधर जो मेन नेम्स हैं उन्हें मैंने डार्क कर रखा है, तो उन्हें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक फन फैक्ट आपको मैं इसके साथ में बता रहा हूँ जो हमारे बुक में भी इंक्लूडेड है, कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उसे हमने डेसिफर कर लिया गया है, वो रोसेटा स्टोन की वजह से हुआ है। और 1822 में फ्रेंच लिंग्विस्टिक जो जीन फ्रेंचोइस चैम्पोलिन थे उन्होंने इसे डेसिफर कर दिया है, और जिसकी वजह से हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर इजिप्शियंस में कैसे कैसे उनकी क्या क्या बिलीव्स थे, क्या क्या उनके सोशल हायरार्की थी, क्या क्या उनके फेस्टिवल्स थे, और साथ ही साथ जो मस्तबाज था, फेरोज थे। और एक मेन नोट आ जाता है कि जो विमेंस थी उन्हें बहुत ज़्यादा राइट थे एज़ कम्पेयर टू विमेंस इन द सेम टाइम इन डिफरेंट एरियाज़।
फिर आ जाता है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, और उसमें मेन ये छोटा सा टाइमलाइन मैंने बनाया है। शांग डायनेस्टी, ज़ोउ डायनेस्टी, क्वीन एंड हांग डायनेस्टी, ये इधर फ्लरिश हुए हैं। और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बहुत मेन है, 680 BCE में बनाया गया था, जो आयरन एज के बाद आया है। और ये थोड़ा सा ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि BCE में जो है बड़ा नंबर पहले आता है, वो ये नेगेटिव टाइप से हम समझ सकते हैं। और जोहो रिवर्स जो थे, जोहो रूलर्स जो थे, वो उन्हें अपॉइंटीज ऑफ हेवन कहा जाता था। अर्ली सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो थे वो ओरेकल थे। पब्लिक ऑफिशियल्स को आर्चरी, होर्समैनशिप्स, कैलकुलेशंस, राइटिंग और म्यूजिक से हम एग्जामाइन करते थे। मेटल बेस्ड मीडियम था एक्सचेंज का, और जोहो डायनेस्टी के द्वारा वो अपील हुआ और 5th सेंचुरी BC में डेवलप हुआ। और फिर पेपर करेंसी पहली बार चाइना में इंट्रोड्यूस हुई। जेड, मार्बल्स, ब्रोंज मेटलर्जी उधर फेमस थे। और चाइनीज स्क्रिप्ट जो है वो लोगोग्राफिक है, और कैरेक्टर्स को जो है वो वर्ड्स को कैरेक्टर्स में ही एक्सप्रेस कर देती है। और फिर आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो 2000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 2000 ईयर्स अगो बनाया गया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंट रेड्स बाय नोमैडिक ट्राइब्स की वजह से। और उसका एक्सपेंशन और रिपेयर जो है 17th सेंचुरी C तक कंटिन्यू हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा इस चैप्टर के और मेन टॉपिक्स जो रहेंगे, हम उन्हें सिंपली रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज में CBQs बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अलॉन्ग विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।